हम्म सो पहले क्या हमारा जो पेपर जो होता था वो टिश्यू पेपर जितना पतला हुआ करता था, ठीक है। सो हमको पता है अगर हमारा पेपर बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का होगा तो क्या होगा, जो भी हम लिखेंगे वो पीछे के पेपर में छप जाएगा, है ना। तो यही होता था कि जो भी तुम्हारा बिकॉज ऑफ द स्मॉल थिननेस ऑफ द पेपर, जैसे ही वो लोग स्टैंप लगाते थे वो स्टैंप पीछे के पेपर में पूरी की पूरी तरह से छप जाता था, कंप्लीटली इट यूज्ड टू गेट स्टक। नाउ as both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion books मतलब ऐसे तुम्हारा एक पूरा का पूरा एक शेल्फ की तरह रखा जाता था उनको, accordion books बोला जाता है उसको। Accordion books were folded. The accordion books were folded and stitched at the side. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy and the beauty of calligraphy. Calligraphy क्या होता है तुम्हारा, हाँ एक अच्छे से, द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। नेक्स्ट, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना was for a long time the major producer of printed materials. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil services examination. ठीक है। Now textbooks for these examinations were printed in vast number under the sponsorship of the imperial state. उस जमाने में भी जैसे हमारा यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, वी हैव द आईएएस आईपीएस, हमारा यूपीएससी एग्जाम जो होता है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं उनके अंदर अगर हमें भर्ती होना है, इफ यू वांट टू गेट एम्प्लॉयड इन दोस गवर्नमेंट पोजीशंस, वी हैव टू राइट एन एग्जामिनेशन। एक पुलिस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, एग्जाम दे के ही हम लोग बन सकते हैं, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। यूपीएससी जो एग्जाम है इंडिया का, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा टफ होता है। यू नीड टू हैव अ वास्ट नॉलेज इन साइंस, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंटरव्यू स्किल्स, सब कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। उसी तरह से चाइना क्या करता था, अपने ब्यूरोक्रेटिक सीट्स जो होते थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते थे, वहां पे लोगों को भरने के लिए दे यूज्ड टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट होगा तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा तो उनको कहीं से सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड चाइना यूज्ड द पेपर टू क्रिएट टेक्स्ट बुक्स विच वर लर्न्ड बाय दीज स्टूडेंट्स, और ये लोग फ्यूचर में एग्जाम लिख के अलग अलग पोजीशंस हासिल करते थे। सो बेसिकली चाइना ने बहुत पहले से टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया था। इंडिया में बहुत साल पहले ओरल लर्निंग को ज्यादा प्रस्ताव दिया जाता था, ठीक है। इट्स नॉट लाइक हमारे पास पेपर नहीं था, हम लोग पेपर के अलावा अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते थे। वी यूज्ड टू राइट इन बैम्बू लीव्स, ठीक है। हमारे जो ग्रंथ हुआ करते थे, अवर ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, ऑल ऑफ दीज वर रिटन इन तुम्हारे ऑर्गेनिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, बेसिकली बहुत डेलिकेट डेलिकेट पत्तों में कभी कभी लिखा करते थे हम लोग, ठीक है। एंड सम ऑफ द जो राइटिंग्स आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। हाँ, बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स में जाओगे, वहां पे कभी कभी वो लोग उसे खोल के दिखाते हैं, ओरिजिनल रामायण, ठीक है, हाँ ओरिजिनल महाभारत, ठीक है। सो वैसे ग्रंथ जो थे इंडिया में, बिकॉज इट इज अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस, हम लोगों ने भी पेपर में लिखना शुरू कर दिया, मगर चाइना और जापान ने पहले ओरिजिनेट होके इंडिया में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। By the 17th century, as urban culture boomed in China, the use of print diversified. सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर जस्ट यूज बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स यूज्ड इट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। जो तुम्हारे मर्चेंट्स हुआ करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू राइट एवरीथिंग डाउन, बुक कीपिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों का सारा जो फीस का जो डिटेल्स होता है, तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स जो होता है, और तुम्हारा बेसिकली टेस्ट पेपर्स हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, मैं इलेक्ट्रॉनिकली रखता हूँ आजकल। लाइक मैं बुक्स और पेपर का इस्तेमाल नहीं करता, मगर मेरे एक जनरेशन पहले वाले टीचर्स क्या करेंगे, वो लोग दे यूज टू कीप बुक्स। जैसे तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में तुम्हारा अटेंडेंस रखने के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल होता है,
है ना। वो रजिस्टर के अंदर क्या होता है, सभी के सभी नाम होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट एब्सेंट रखा जाता है। जब तुम स्कूल में पैसे भरने जाते हो, तुम्हें रिसीट मिलता है, वो भी पेपर का ही इस्तेमाल होता है। यू गेट अ पेपर रिसीट, राइट, कि अनुष्का का फीस भर चुका है या फिर आरिफ का फीस भर चुका है, ऐसे तुम्हें पेपर रिसीट मिलता है। सो यही चीज ट्रेड, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए हमारा जो पेपर है इस्तेमाल होने लगा। नाउ रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शन नरेटिव, पोएट्री, autobiographies or anthologies of literary masterpieces, romantic plays। तो वो उस समय लोगों ने, फिक्शन क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट रियल। लोगों को एक ऐसी दुनिया में खो जाना अच्छा लगता था जो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियलिटी, एग्जैक्टली, एक यूटोपियन वर्ल्ड या फिर तुम्हारा एक अलग सा एक दुनिया के अंदर घुसने का जो एंटरटेनमेंट होता था। पहले उस समय तो तुम्हारा टीवी और ये तो कुछ तुम्हारा जो ब्रेन रॉट जो तुम लोग देखते हो इंस्टाग्राम में, वो नहीं होता था, है ना। तो लोग किताबें पढ़ के क्या बोलते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते थे, ठीक है। सो बहुत सारे नए नए ऑथर्स निकल के आते हैं, ठीक है। तुम्हारा पोएम्स, लिटरेचर, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी कॉमन लोगों को दिखने को मिलती है। अदरवाइज ऑल ऑफ दिस वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द एलीट, ठीक है। जो तुम्हारा जिसके पास पैसा होता था, वो तुम्हारे प्लेस देखने के लिए, पोएट्री सुनने के लिए जाता था। मगर अब क्या हुआ, बिकॉज दीज प्लेज एंड दिस पोएट्स कुड एक्चुअली क्रिएट देयर वर्क इन प्रिंट और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते थे, उनका जो काम है, उनका जो रिकग्निशन है, अब कॉमन लोगों तक पहुंचने लगा, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे तुम्हारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, शेक्सपियर, ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारे बड़े बड़े लोग निकल के आए because of this print culture. Next, rich women began to read and many women began publishing their poetries and plays. औरतों ने बहुत सारे plays और poems लिखना शुरू किया। Wives of scholar officials published their work and courtesans wrote about their life. courtesans क्या होता है, जो तुम्हारे औरतें जो तुम्हारा राजा के इसके यहाँ दरबार में होती है, ठीक है। हाँ, समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये सब लोगों ने अपनी जिंदगी में जो हो रहा है डेली लाइफ, हम लोगों को 500 एडी चाइना के अंदर क्या हुआ था, या फिर तुम्हारा 700 एडी इंडिया में क्या चल रहा था, ये तो कुछ हमें पता कैसे चलता है। वी नो दिस बिकॉज वी हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द पीपल लिविंग एट द टाइम, ठीक है। अब 2100 में तुम्हारा, या फिर 2200 में लोगों को अगर 2024 या फिर 2026 अभी क्या चल रहा है देखना है, तो वो लोग कर सकते हैं। हाँ, तुम सब लोग अपना जो लाइफ है क्या बोलते हैं इतना ओपन रखते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे के सारे पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हो, दोस पीपल कैन एक्चुअली सी एंड फील कि तुम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो एक हिस्टोरिक एविडेंस हमारा क्रिएट होने लगा इसके कारण, ठीक है। नाउ this new reading culture was accompanied by new technology. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the 19th century as Western Europe powers established their outposts in China. So, चाइना में जब तुम्हारे ये यूरोपियाई देश है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंग्लैंड हो गया, ठीक है, आई थिंक फ्रांस भी था थोड़ा बहुत, हाँ, स्पेन, इन सब लोगों ने जब तुम्हारा कॉलोनियल रूल चल रहा, उन्होंने ये जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, उनकी तरफ लेके चले गए, ठीक है। दे टुक दिस इंफॉर्मेशन, दे टुक दिस वाइटल पीस ऑफ नॉलेज और वहां पे इस्तेमाल करने लगा। एंड ऐसे बहुत बार होता भी है। सी, द अर्लीस्ट यूज ऑफ गन पाउडर वाज ऑब्जर्व्ड इन चाइना। चाइना में गन पाउडर जो है उसका आविष्कार हुआ था, मगर उस गन पाउडर से बंदूक किसने बनाया, यूरोपियन देशों ने, यूरोपीय देशों ने, ठीक है। नाउ Shanghai became the hub for new print culture, catering for the Western style schools. From hand printing, there was now a gradual shift towards mechanical printing. पहले क्या होता था, तुम्हारा जो प्रिंटर होता था, ठीक है, वो बेसिकली एक ह्यूमन होता था, ठीक है। अगर तुम्हें बुक्स को कॉपी करानी है, तो एक बंदा लिटरली तुमसे पैसे लेता था और वो तुम्हारे लिए वो सारा का सारा किताब लिखित देता था, ठीक है। मगर जब तुम्हारा गुटनबर्ग, ठीक है, गुटनबर्ग ने सबसे, नहीं रे, एजुकेटेड की बात ही नहीं है रे,
तुम्हारा अगर एक टेक्स्ट बुक तुम्हें क्या बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे लिए क्यों लिखते? एक बात बताओ आरिफ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या बोलते हैं तुम्हारे पास एक पीडीएफ है बुक का, एक काम करो, तुम इसको पूरे को एक क्या बोलते हैं दो तीन नोटबुक्स में लिख लो, करोगे? करो नहीं, क्यों नहीं करोगे? हाँ, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। हाँ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम कर पाओगे, तुम करोगे नहीं, यू आर अ लेजी पर्सन, है ना? तो उसी उसी तरह से क्या होता था, हाँ, किताबों को लिटरली कॉपी करने के लिए एक बंदा हुआ करता था, ठीक है? हाँ, कैलीग्राफी में अच्छे तरीके से लिखने के लिए एक बंदा हुआ करता था। सो जब तुम्हारा प्रिंट कल्चर आया, दैट इज तुम्हारा एक मैकेनिकल प्रेस का इस्तेमाल करके तुम अपने जितने भी जो आइडियाज है उसको दूसरे पेज में प्रिंट करा सकते हो, तब इन लोगों का जो जॉब है वो चला गया, ठीक है? नाउ फ्रॉम हैंड प्रिंट, अब हैंड प्रिंटिंग से जब मशीन प्रिंटिंग होने लगा तो किताबें और ज्यादा सस्ती हो गई, because in a place where you can only create like one book in 3 days, एक बंदा एक बुक 3 दिन में बना सकता है मान लो, वही टाइम अब क्या बोलते हैं एक दिन के अंदर 30 40 50 हजार तुम्हारे बुक्स बन सकते हैं, राइट? हाँ, प्रिंट ही तो करना है, मशीन ही तो प्रिंट कर रहा है, तुम्हें लिखना थोड़ी है, टाइम थोड़ी तुम्हारा जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं प्रिंटर का इस्तेमाल करना शुरू किए। हाँ, नहीं, नहीं, इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री बैक देन, इंडिया वॉज द, तो क्या हुआ? हाँ, नहीं, उस समय की बात है, शायद इंडिया वाज स्टिल अ रिच कंट्री, चाइना से भी अमीर था इंडिया उस समय। इट्स नॉट अबाउट प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर की कोई बात ही नहीं है, इंडिया में भी एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, हम लोग भी, हमारे क्या बोलते हैं, हाँ, नालंदा होता था हमारा, ठीक है, नालंदा वाज यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक है? हाँ, उसी तरह से तुम्हारे पास अलग अलग तरह के स्कूल्स होते थे, हाँ, मगर क्या बोलते हैं, इंडिया वाज स्टिल वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बैक देन, ठीक है? नाउ इस तरह से चाइना में होता था तुम्हारा। नेक्स्ट, प्रिंट इन जापान, Buddhist missionaries from China introduced hand printing technologies into Japan around AD 768 to 770. The oldest Chinese books printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra, consisting 6 sheets of text and woodcuts illustrations. Pictures were printed on textiles, playing cards, and paper money. In the medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant, ठीक है? तुम्हारा जो प्रिंट होता था जापान में अलग तरीके से चलता था तुम्हारे पास, ठीक है? चाइनीज बुक्स, द बुद्धिस्ट बुक जो था तुम्हारा डायमंड सूत्रा, इसको याद रख लेना, डायमंड सूत्रा तुम्हारे एमसीक्यू में आता है। द ओल्डेस्ट चाइनीज बुक प्रिंटेड इन 1868 is the Buddhist Diamond Sutra, consisting of 6 sheets of text with woodcuts illustrations। समझ में आ गया? ये इसको याद रख लेना, इसको डायमंड सूत्रा है करके। Now, in medieval Japan, poets and prose writers were regularly published, and books were cheap and abundant. Printing of visual material led to interesting publication practices. In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, later known to be known as Tokyo, the Edo city जो होता था उसी को हम लोग टोक्यो बोलते हैं, illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans, and tea house gatherings. Libraries and bookstores were packed with hand printed materials of various types, books on women, musical instruments, calculations, tea ceremonies, flower arrangements, proper etiquettes, cooking, and famous places. इन सब के ऊपर जापान क्या करता था, बुक्स बनाया करता था, ठीक है? सो यहाँ पे तुम्हारे दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। हाउ डिड द प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ medieval चाइना, और दूसरा है हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ medieval जापान, ठीक है? सो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ Kitagawa Utamoro, ठीक है, born in Edo 1753, was widely known for his contributions to art from art form called ukiyo, pictures of floating worlds or depictions of ordinary human experience, especially urban ones. These prints traveled to contemporary US and Europe and influenced artists like Manet and Monet and Van Gogh. Publishers like uh, Tutsuya, uh, Tutsuya Tsuchiya and Juzaburo identified subjects and commissioned artists who drew the theme in outline. Then a skilled woodblock carver pasted the drawing on the woodblock and carved a painting block to reproduce the painter's lines. In this process, the original drawing would be destroyed and only a print would survive. तो क्या हुआ करता था, तुम्हारा जो ये जो आर्टिस्ट हुआ करता था, ये यूज्ड टू क्रिएट अ पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाता था, और ये पेंटिंग वो किसको देता था, एक वुड वर्कर को देता था। वुड वर्कर क्या करता था, इस पेंटिंग को एक वुडन ब्लॉक के ऊपर चिपका देता था, और उस वुडन ब्लॉक के अंदर धीरे 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 कार्व किया करता था, ताकि उस ड्राइंग का एक स्टैंप बन जाए। ठीक है, उस ड्राइंग का स्टैंप बन जाए। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता था, जो तुम्हारा आर्टिस्ट है उसका ओरिजिनल ड्राइंग तो पेंटिंग तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर उसके पास क्या बचा है, हाँ उसके पास एक स्टेंसिल बचा है, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाँ तुम्हारे इमेजेस को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A morning scene, ukiyo print by the Shunman Kubo, late 18th century. A man looked out of the window at the snowfall while women prepared tea and performed other domestic duties. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आदमी तुम्हारा क्या कर रहा है, चाय पीते वक्त बाहर का नजारा नोटिस कर रहा है, और जितनी भी औरतें हैं वो घर का काम कर रही है। आदमी अकेला बैठ मतलब क्या बोलते हैं, खाली बैठा हुआ है, और औरतें सारा का सारा काम कर रही है। नेक्स्ट, नाउ प्रिंट कल्चर। प्रिंट एक सेकंड को, प्रिंट कम्स टू यूरोप, अगला टॉपिक। नाउ फॉर सेंचुरीज silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route, Silk Route. It's a famous route जिसके थ्रू चाइना पूरे की पूरी दुनिया को अपना ट्रेड क्या बोलते हैं कराता था। China used to trade with the whole world using this Silk Route. ठीक है, in the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. Paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. Then, in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. As you read about, China already had the technology of woodblock printing. Marco Polo brought this knowledge of uh, uh, brought this knowledge back with him. Now Italians began producing books with wood blocks, and soon the technology spread to other parts of Europe. Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum. Vellum क्या होता है, तुम्हारा एनिमल स्किन, जो बेसिकली जो जानवर मर जाता है उसकी जो खाल होती है, उसके खाल को प्रोसेस किया जाता है। ये खाल को प्रोसेस करके उसे अच्छी तरह से क्या बोलते हैं शेव करके उसका पेपर बनाया जाता है। ठीक है, उसमें तुम्हारा क्या होता था, पीपल यूज टू राइट। ठीक है, नाउ वुड से बनता था रे, देखो दो अलग अलग ब्रांड्स है तुम्हारे पास। ठीक है, एक ब्रांड है तुम्हारा जो बेसिकली मास प्रोड्यूस करता है, चीप में सामान बनाता है, तुम्हारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन्स करती है, हाँ ह्यूमंस का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है।
और दूसरी जगह एक कंपनी है वो क्या कर रही है, सेम प्रोडक्ट को हाथ से बना रही है। ठीक है, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। तुम्हारा मास प्रोड्यूस गाड़ियां, तुम्हारे जितने भी हो गए क्या बोलते हैं, जैसे मारुति हो गया, ठीक है, तुम्हारा मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, तुम्हारा वोक्सवैगन हो गया, दीज आर ऑल मास प्रोड्यूसिंग कंपनीज। ठीक है, दे आर मास प्रोड्यूसिंग कंपनीज। वो एक साल में एटलीस्ट 1 लाख, 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, 50,000, 60,000 गाड़ियां बनाती है। ठीक है, और ये क्यों कर पाती है, दे आर एबल टू मेक दिस बिकॉज मशीन्स बना रही है ना। टेस्ला, बीवाईडी, ये सभी के सभी पूरा का पूरा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑटोमेट कर चुके हैं। ओके, सो मगर ऐसी भी गाड़ियां हैं हमारे पास, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, हाँ, फरारी हो गई, हाँ, दे प्रोड्यूस वेरी लेस कार्स। ठीक है, बहुत कम गाड़ियां बनाते हैं, और जो भी गाड़ियां होती हैं दे आर हैंडमेड, हैंड क्राफ्टेड होती है उनकी गाड़ियां। सो बेसिकली जो हैंडमेड हो गया वो ज्यादा महंगा होगा, है ना। उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। जो तुम्हारे जो नॉर्मल बुक्स हुआ करते थे, सस्ते बुक्स हुआ करते थे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन चीप पेपर। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्रिंट करा के बनाया जाता है। बट वही बुक्स के देर आर लग्जरी एडिशंस, जहां पे तुम्हारा जो बुक का कवर है, वो कवर ही इतना मोटा रहेगा। उस बुक के अंदर जितने भी तुम्हारे जो पेजेस हैं वो वेलम से बनते हैं, दैट इज तुम्हारा एनिमल स्किन से बनते हैं। और उसमें जो लोग लिखते हैं दैट इज ऑल्सो हैंड रिटन। सो बेसिकली इट इज फॉर द एफर्ट, एफर्ट के लिए पैसा होता है। इट्स नॉट दैट उस समय पेपर नहीं था, पेपर वॉज स्टिल अवेलेबल, मगर तुम्हारा ऑब्वियसली सब, इट्स अ सिंपल फैक्ट, पीपल डोंट लाइक, जैसे अगर जो अमीर लोग होते हैं दे वुड रादर प्रिफर एन एक्सपेंसिव हैंडमेड स्टफ देन अ मास प्रोड्यूस्ड चीप स्टफ। समझ में आ गया। So, luxury editions were still handwritten on very expensive vellum, meant for aristocratic circles and rich monocyte libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. तो उन लोगों को लगता था, अभी भी होता है ना, पीपल हु बाय दीज लग्जरी बैग्स हो गया, ठीक है, हाँ, तुम्हारा बेसिकली व्हाट डू यू से, दोस आर इडियट्स, अलग बात है, वो अलग बात है कि क्या बोलते हैं, वो भी मास प्रोड्यूस ही होता है। ठीक है, मगर तुम्हारा जो लोग दे हैंडमेड वो ये खरीदते हैं, व्हाई डू दे डू इट, दे वांट टू शो दैट, क्योंकि सबको पता है हैंडमेड महंगा होता है, इट्स जस्ट फॉर शो। ठीक है, लोगों को दिखाना होता है, एक दिखावा रहता है, क्योंकि बेसिकली क्या बोलते हैं, दे फील, इफ दे वांट टू फील सुपीरियर, द ओनली वे दे नो हाउ टू डू इट इज टू शो द फ्लॉन्ट देयर क्या बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, सो बेसिकली पीपल डू इट, करते हैं हम लोग। हाँ, नाउ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज होती है। जो क्रूड बुक्स हुआ करते थे, जो प्रिंट होके निकल के आते थे, पीपल उनको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया करते थे, इट वॉज नॉट रेस्पेक्टेड दैट मच। उनको क्या बोलते हैं, एक वल्गैरिटी से, एक क्या बोलते हैं, बद्धी नजर से देखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, अभी भी करते हैं, यस, इट्स अ फैक्ट, लोग करते हैं, है ना। जो पीपल हु ड्राइव क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदने ड्राइव करने वाला बंदा क्या बोलेगा, ओ मेरे पास एक्सपेंसिव गाड़ी है, उसके पास चीप गाड़ी है, मैं उससे सुपीरियर। मगर उससे भी जो एक्सपेंसिव बंदा आएगा क्या करेगा, वो बोलेगा कि अरे तुम तो क्या बोलते हैं मर्सिडीज चला रहे हो, मैं उससे भी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी चीप है। सी, इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर, हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते, इट्स ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट, नाउ एक चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि अपना सेल्फ वर्थ बढ़ा सकते हैं, सो दैट हम लोगों को ऐसे फ्लॉन्ट करने की जरूरत ना पड़े लोगों के सामने अटेंशन सीख करने के लिए। दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू, दैट वी कैन वर्क ऑन। आगे बढ़ते हैं। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. Books were held at different places. Production of handwritten manuscripts was also organized in a new way to meet the expanding demand. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. More than 50 scribes often worked for one bookseller. एक ही bookseller के अंदर 50 लोग हैंड रिटन जो हैंड राइट करते हैं, वो लोग तुम्हारे एम्प्लॉय होने लग गए, लोगों को काम मिलने लगा। स्क्राइब कौन होता है, अ पर्सन जिसका काम होता है डॉक्यूमेंट्स को हाथ से लिख के क्या बोलते हैं दिखाना, उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
a scribe. Now, but the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. Copying was an expensive, laborious, and time consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation, therefore, remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. क्यों? बिकॉज हैंड रिटन जो बुक्स हुआ करते थे वो उनका जो पेज होता था बहुत मोटा हुआ करता था और मोटा और बड़ा हुआ करता था. सो बेसिकली अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तुम इतना बड़ा बुक को थोड़ी लेके जाओगे. तो लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनके पेजेस पतले हैं, है ना? उनमें क्या बोल उनका जो जो पेपर लाइट होने के कारण इट इज वेरी इजी टू कैरी द बुक अराउंड. सो बेसिकली प्रिंटेड बुक्स जो थे उनको ज्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देने गए लोग. ठीक है. नाउ manuscripts were fragile. ये तो हो गया. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple, brief text. तो पिक्चर्स भी तुम्हारे बनने लग गए. सो हमारी जो साड़ियां होती है, कुर्ता हो गया, साड़ी हो गई, उसके अंदर जो हमारा जो प्रिंटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग. ठीक है. दैट इज अलग अलग. हाँ होता है, यस ऑब्वियसली होता है. हाँ, हम लोग अगर कोई साड़ी खरीदते हैं या कुर्ता खरीदते हैं, शॉल खरीदते हैं, शॉल में जो तुम्हारे डिजाइन दिखते हैं, ठीक है, कभी कभी तुम्हारे पिक्टोरियल होते हैं, फ्लावर डिजाइन होता है, स्टोरी डिजाइन होती है. हाँ, तो बेसिकली ये सभी के सभी तुम्हारे ब्लॉक प्रिंटिंग के कारण होते हैं. प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स तब भी फेमस थे, अब भी फेमस है. प्लेइंग कार्ड्स मतलब वो क्या बोलते हैं तुम्हारे जो ताश की गड्डी जो होती है तुम्हारा वही. ठीक है. नाउ देयर वर देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड. एक सेकंड को. ठीक है. तो फिर क्या होता है? देयर वाज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर and cheaper reproduction of texts. This could only be with the invention of a new printing technology. The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johanna Gutenberg developed the first known printing press in 1430. तो यहाँ पे अगेन तुम्हारा एक और क्वेश्चन निकल के आता है. ठीक है. Who invented the first printing press? ठीक है. सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन ही है. सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारा कौन बनाया, किसने बनाया? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, Gutenberg and the printing press. Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. From his childhood, he had seen wine and olive presses. Subsequently, he learned the art of polishing stone, became a master goldsmith, and also acquired the experience to create lead molds which used for making trinkets. लेड का जो मोल्ड होता था, ट्रिंकेट्स क्या होते हैं? छोटे 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 तुम्हारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ट्रिंकेट्स. Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the mold for the printing press. Olive press क्या होता था? पहले जो olives होते हैं ना, olives को क्या किया जाता है? After drying them for a bit, ठीक है, बहुत कम देर के लिए ड्राई करने के बाद उनको एक बड़े से प्रेस के अंदर डाला जाता है और जोर से दबाया जाता है. और उसमें से क्या होता है? तुम्हारा जो ऑयल होता है ना, ओलिव ऑयल जो बोलते हैं उसे, हाँ, कोल्ड प्रेस के तुम्हारा ऑलिव ऑयल जो होता है तुम्हारा वो बाहर निकल के आता है. एंड दे हैव यूज्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम आल्सो. तो गुटनबर्ग क्या करता है? इसको इस इंस्पिरेशन लेता है. ही टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस ऑयल प्रेस, फ्रॉम दिस ओलिव प्रेस, और उसको वो अपने प्रिंटिंग पेपर में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है. And molds were used for casting the metal types for the letter of the alphabets. जो मोल्ड होता था, लेड का मोल्ड वो ट्रिंकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे. हाँ, उससे वो क्या करता है? छोटे 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 लेटर्स बनाता है, और लेटर्स इतने ज्यादा बनाता है कि वो उसे रीअरेंज कर सकता है. कोई भी वर्ड बन सकता है. समझ में आ गया? अगर तुम्हारे पास ARE है तो तुम आर बना सकते हो, है ना? सो बाय 1488 Gutenberg perfected the system.
The first book he printed was the Bible, जिसको हम लोग बोलते हैं the Gutenberg Bible. About 180 copies were printed, and it took 3 years to produce them. By the standards of the time, this was fast production. 180 बुक्स 3 साल में. हम लोग अभी लग रहा होगा, हम लोग को मजाक लग रहा होगा. 180 बुक्स तो हम लोग कभी कभी जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लिटरली 1 घंटे में बना देते हैं. ठीक है. So the new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. अभी भी even though तुम्हारे जो लोग हैं वो क्या करने लगे, they started basically printing the books using the Gutenberg press. हाथ से लिखा हुआ जो टेक्स्ट है अभी भी सोसाइटी से पूरी की पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था. In fact, the printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. The metal letters imitated the ornamental handwritten style. Borders were illustrated by hand with foliage and other patterns. तो तुम्हारा जो जैसे फॉर एग्जांपल एक किताब हो गया, हर एक किताब का जो पेज होता है वहां पे एक ब्यूटीफुल बॉर्डर बनाया जाता था, और उस बॉर्डर को लोग हाथ से कभी कभी क्या करते थे, उसको स्टाइलाइज करते थे. जैसे तुम लोग अपने बुक में क्या बोलते हैं, ऑल नॉनसेंस क्रिएट करके रखते हो ना, फ्लावर बना दिया, तुम्हारा ये बना दिया, हाँ लोगों का क्या बोलते हैं शक्ल बना दिया, ये करते हो. उसी तरह से वहां पे क्या होता था, जो पुराने बुक्स होते थे उनके पेजेस की जो बाउंड्रीज हुआ करती थी, वहां पे वो लोग एक प्रिंटेड डिजाइन क्रिएट करते थे. And illustrations were air printed. In the books printed for the rich, spaces for decoration were kept blank on the printed page. Each publisher could choose the design and decide on printing schools and that would do the illustrations. तो क्या होता था, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है मान लो, ठीक है, हाँ, ये एक बुक का पेज है. ये बुक के पेज में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये जो टेक्स्ट होता था, गुटनबर्ग ये टेक्स्ट को लिखता था, और ये टेक्स्ट के अराउंड जो तुम्हारा डिजाइन बना है, यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, यू कैन सी द वायलेट डिजाइन, यू कैन सी द ब्लू डिजाइन, और यहाँ पे तुम्हारे पास हेडिंग हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, ये सारा का सारा जो चीज है तुम लोग अपने बुक्स में कस्टमाइज करा सकते थे. ठीक है, यू कुड डू द कस्टमाइजेशंस ऑन योर ओन. Now, in the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most countries of Europe. Printing from Germany traveled to other countries. ठीक है, प्रिंटर्स जो थे तुम्हारे जर्मनी से निकल के, गुटेनबर्ग के शहर से निकल के क्या हुए, दे स्टार्टेड emerging in all over Europe. यूरोप के हर एक देश में तुम्हें ये देखने को मिलता है. नाउ सीकिंग वर्क एंड हेल्प start new presses. The number of printing presses grew. Book production boomed. The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million. 10 गुना ज्यादा. ठीक है, 100 साल के अंदर 10 गुना ज्यादा बुक्स प्रिंट हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. 10 गुना ज्यादा. 20 मिलियन तुम्हारा तुम्हारा 1450 से 1550 के बीच में, और 1550 से 1650 के बीच में 200 मिलियन. ठीक है. दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन. सो हमारा यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ डिड गुटेनबर्ग, हाउ डिड, यहां पे लिख लो, हाउ डिड गुटेनबर्ग influence the printing press. ठीक है. सो गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले इंस्पिरेशन कहां से लिया था? उसने सबसे पहली बुक क्या उसने बनाई थी, और इसका जो टेक्नोलॉजी था वो क्या करने लगा, वो टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे यूरोप में जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण तुम्हारा एक प्रिंट रेवोल्यूशन ही तुम्हारा निकल के आता है. ठीक है. सो प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंटिंग प्रेस, या फिर तुम्हारा द प्रिंट रेवोल्यूशन. ठीक है. जिस तरह से हम लोग आजकल किसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एआई रेवोल्यूशन, है ना, जहां पे एआई हर कोई कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है, और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, तुम्हारा बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सारे के सारे चीजों को ऑटोमेट करना चाहती है टू मेक इट मोर एफिशिएंट. उसी तरह से गुटेनबर्ग ने क्या किया, जो प्रिंटिंग प्रेस था,
ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस तो पहले लोग धीरे धीरे ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे, उस ब्लॉक प्रिंटिंग को हटा के उसने एक मैकेनिकल प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड ही रेवोल्यूशनाइज्ड प्रिंटिंग फॉरएवर। ठीक है, उसी की टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, बट इन अ मॉडिफाइड मैनर। उसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नाउ Platen. In printing press, platen is a board which is pressed onto the back of a paper to get the impression from the type. At one time, it used to be a wooden board. Later, it was made of steel. पहले जो लकड़ी से इस्तेमाल होता था, वो स्टील से उन्होंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि लकड़ी जो है, आफ्टर ऑल तुम इंक डाल रहे हो ना उसके अंदर। हाँ, आफ्टर अ व्हाइल तुम्हारा वो इंक सोक करके कर करके तुम्हारी लकड़ी सड़ सकती है, स्टील सड़ेगा नहीं। ठीक है, स्टील जो है बहुत टाइम तक तुम्हारा चल सकता है, इसलिए लकड़ी को हटा के उन्होंने चेंज कर दिया। नाउ नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच्ड टू द स्क्रू। तो ये क्या होता था, तुम्हारे पास लिटरली तुम्हारा जो बीच में ये जो प्लेटन है ना, यहाँ पे प्लेटन और बीच में तुम्हारे पास यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। वो बंदा क्या कर रहा है, पेपर को बीच में डाल रहा है और जोर से दबा रहा है। जोर से दबाने के कारण क्या हो रहा है, एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। इंक के जितने भी तुम्हारे कैरेक्टर्स थे, पेपर में छप जा रहे हैं। ठीक है, नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच्ड टू द स्क्रू। ठीक है, this handle was used to turn the screw and press down to the platen over the printing block that was placed on top of the sheet of a damp paper. Gutenberg developed metal types for each of the 26 characters of the Roman alphabet and devised a way of moving them around so as to compose different words and text. पुराने जमाने का प्रिंटर, ठीक है, सारे के सारे उसने जितने भी लेटर्स है उसको बना दिया। अब इन लेटर्स को ऑटोमेटिकली वो मूव करा सकता था अलग अलग वर्ड्स बनाने के लिए। This came to be known as the movable type printing machine, and it remained the basis of printing technology for over the next 300 years. ठीक है, books could now be produced much faster than possible when each printing block was prepared by carving a piece of wood by hand. The Gutenberg press could print 250 sheets on one side per hour. 220 शीट्स प्रिंट कर सकता था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। नाउ प्लेटिन्स क्या होता है तुम्हारा, ये जो प्रिंटिंग ब्लॉक तुम्हारा दिख रहा है ना, इसी का हम लोग बोलते हैं हमारा प्लेटिन। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि गुटेनबर्ग ने प्रिंट रेवोल्यूशन में किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया, पूरे के पूरे प्रिंट रेवोल्यूशन को कैसे स्टार्ट किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पेजेस ऑफ द गुटेनबर्ग बाइबल, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। तो हिस्ट्री जब तुम करते हो बोर्ड एग्जाम्स में, तुम्हारे जो भी पिक्चर्स है उन पिक्चर्स के अंदर टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। नॉट जस्ट हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर अगर तुम ध्यान से सीखोगे, बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हारे पिक्चर्स के नीचे से निकल के आते हैं। समझ में आ गया, पिक्चर्स के नीचे से तुम्हारे निकल के आते हैं। लुक एट दीज पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल केयरफुली। This they were not just producing a new technology. The text was this they were not just products of a new technology. The text was printed in the new Gutenberg press with metal types, but the borders were carefully designed, painted, and illuminated by hand artists. Illuminated. Okay. Now, no two copies were the same. Every page of each copy was different. Even when two copies looked similar, a careful comparison would reveal difference. Elites, wherever preferred the lack of uniformity. ठीक है, उस समय में भी क्या होता था, जो क्रेज किसके ऊपर होता था, मेरे पास एक यूनिक चीज होनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ मास प्रोड्यूस्ड कॉपी, आई वॉन्ट समथिंग दैट इज यूनिक, मेरे लिए बना हो। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते थे। सी, लेटर्स हर जगह सेम दिखेंगे तुम्हें, यू विल सी द लेटर्स द सेम, मगर यहाँ पे जो तुम्हारे अलग अलग फ्लावर्स है, ब्रांचेस है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो तुम्हारी अलग हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। What they possessed then could be claimed as unique, for no one else owned a copy that was exactly the same. In the text,
you will notice that the use of colors within the letters in various places. This had two functions. It added color to the pages, highlighted all the holy words to emphasize their significance, but the colors on each page of the text was added by hand. Gutenberg printed the text in black, leaving spaces for colors to be filled later. समझ में आ गया? सो पहले वो टेक्स्ट डालता था, बस सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डालता था. इट्स लाइक ए कलरिंग बुक की तरफ तुम सोच सकते हो. तुमको जो कंपनी क्या देती है कलरिंग बुक में, सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर का आउटलाइन देती है ना. तुम क्या करते हो, क्रेयॉन, स्केचेस, वाटर कलर्स, इन सब का इस्तेमाल करके जो पेंटिंग है तुम क्रिएट करते हो. सेम तरह से तुम उसी लॉजिक को यहाँ पे लगा सकते हो. ही वॉज ओनली क्रिएटिंग अ पेज जहां पे वर्ड्स लिखे हुए थे, और उन वर्ड्स के चारों तरफ तुम्हारा जो डिजाइनिंग है दैट वाज कमीशन बाय समवन एल्स. समझ में आ गया? नेक्स्ट. नाउ, printer's workshop, 16th century. This picture depicts what a printer's shop look in the 16th century. All the activities are going on under a one roof. In the foreground on the right, compositors are at work, while on the left, galleys are being prepared and ink is being applied on the metal types. In the background, the printers are tuning the screws of the press, and near them proofreaders are at work. Proofreader कौन होता है तुम्हारा? प्रूफ रीडर क्या होता है, कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु चेक्स फॉर मिस्टेक्स. ठीक है, अगर तुमने एक एग्जैक्टली exactly, तुम्हारा जी यू आर प्रोड्यूसिंग अ बुक राइट. हम लोग जब क्या बोलते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स, अरिहंत का बुक हो गया, एस्टांत हो गया, तुम्हारा शिवदास हो गया, ठीक है, इन सभी के बुक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी गलतियां निकल के आ जाती है. ठीक है, अगर कोई गलतियां निकल के आती है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द कंपनी. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हर साल एडिशन क्यों निकालते हैं नया, ताकि अगर कोई गलती पिछले एडिशन में निकली हो उसको वो लोग करेक्ट कर सके. ठीक है, गलतियां इट्स टोटली नेचुरल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. हम लोगों को जब कोई नया क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जो नया क्वेश्चन मिलता है कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, जो तुम्हारा एक्चुअल लिख रहा है. ऑथर कुछ डालने की कोशिश करेगा, जो बंदा लिखने की कोशिश करेगा उसे कभी कभी समझ में नहीं आएगा, वो तो जो लिखा है उसको लिख देगा, कभी कभी गलतियां निकल जाएगी. प्रूफ रीडर का काम होता है इन सभी की सभी गलतियों को निकाल के उनको बताना कि आपने जो ये बनाया है, जिस तरह से आप ये बना रहे हो उसमें गलतियां हैं, प्लीज इसको करेक्ट कर दो हजारों लाखों कॉपीज बनाने से पहले, वरना हजारों लाखों कॉपीज के अंदर गलतियां आ जाएगी तुम्हारी. दैट इज द जॉब ऑफ अ प्रूफ रीडर. नाउ, द डबल पेज प्रिंटेड शीट्स, एडिटर टाइप का, एग्जैक्टली, स्टैक्ड इन नीट पाइल्स वेटिंग टू बी बाउंडेड. यहां पे देख रहे हो तुम लोग, कैन यू सी दिस? ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे तुम्हारे प्रिंटेड पेजेस को रखा जाता था, जिसको सुई धागे से क्या करते थे वो लोग, दे यूज्ड टू बाइंड इट टुगेदर. ठीक है, पुराने जमाने के, हमारे जो पहले जमाने के जो बुक्स हुआ करते थे वहां पे स्टेपलर नहीं होता था, पता है. अभी भी बहुत सारे जो तुम्हारे बुक्स होते हैं धागे से बाइंड होते हैं वो लोग. ठीक है, जहां पे जब भी तुम टेक्स्ट बुक के थोड़े बहुत यहाँ पे देखोगे जहां पे टेप लगा रहता है, स्पेशली अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कोने में, नहीं, टेक्स्ट बुक के कोने में अगर टेप लगा रहता है, ये नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर धागा लगा रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट. प्रिंट रेवोल्यूशन चालू तो हुआ, मगर प्रिंट रेवोल्यूशन के साथ इंसानियत को क्या मिली? व्हाट डिड ह्यूमैनिटी गेन फ्रॉम दिस प्रिंट रेवोल्यूशन? इसको हम लोग समझने वाले हैं. ठीक है, जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारा द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट्स. प्रिंट ने रेवोल्यूशनाइज तो कर दिया किताबों को, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? What was the print revolution? It was not just a development, a new way of publishing books. It transformed the lives of people, changing their relationships to inform and knowledge, and with institutions and authorities. It influenced popular perceptions and opened up new ways of looking at things. Let us explore some of these changes. क्या क्या हुए थे देखते हैं. A new reading public. See, मैं हमेशा बोलता हूं, ब्रेन रॉट को देखने के बजाय अगर तुम लोग किताबें पढ़ रहे हो, कोई नया अच्छा यूट्यूब को तुम क्या बोलते हैं, एक टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक एडिक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो. बुक्स को तुम एक टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक एडिक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो. जो जो नई नई चीजें तुम सीखोगे
उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग ग्रो होगा। जितना ज्यादा दिमाग ग्रो होगा, यू विल स्टार्ट गेनिंग वर्ल्डली नॉलेज। वर्ल्डली नॉलेज के कारण क्या होगा? बिकॉज यू आर गेनिंग दैट वर्ल्डली नॉलेज, तुम्हारा लोगों को क्या बोलते हैं, जो डिसीशंस जो तुम्हारे लीडर्स ले रहे हैं, उनको क्वेश्चन करने का एक एबिलिटी मिलेगा। वरना अगर तुम एक मंद बुद्धि हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो भी वो बोल रहे हैं, तुम्हारा बेसिकली वही तुम, हाँ हाँ यही सही होगा, अब ये तो बड़े हैं यही। हाँ, बायस नहीं रे, मंद बुद्धि का मतलब होता है जिसको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, इडियट। ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं, नॉट स्मार्ट इन एकेडमिक्स ऑल्सो, मंद बुद्धि। ठीक है। With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. The time and labor required to produce each book came down, and multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. ठीक है। सो एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। लोगों ने रीड करना एक हॉबी की तरह समझा, एक नया हॉबी क्रिएट हो रहा था। जैसे हमारे जब कंप्यूटर गेम्स निकल के आए, तो गेमिंग बिकेम अ न्यू पास टाइम, गेमिंग बिकेम अ हॉबी, गेमिंग बिकेम अ करियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। Earlier, reading was restricted to the elites. Common people lived in a world of oral culture. ठीक है। जो रीड एंड राइट होता है ना, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बंदा जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलिटरेट, है ना? क्योंकि वो ओरली इट वाज क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो उससे ये जो टूल है, ये जो टेक्निक है, एक किताब को पढ़ने की जो टेक्निक है, वो उसको दिया ही नहीं गया था। अगर तुम किताब पढ़ नहीं सकते तो किताब का नॉलेज कैसे एब्जॉर्ब करोगे? अगर मैं तुम्हारा अनुष्का तुम्हारे सामने अगर एक मलयालम की किताब रख दूं, तुम पढ़ पाओगी? नहीं, है ना? नहीं पढ़ पाओगे। इट विल बी अ फॉरेन लैंग्वेज। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो अगर तुम्हारे सामने किताब होगा तो भी उसको तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। एंड दैट वाज बाय डिजाइन, दैट वाज बाय चॉइस। ठीक है। नॉलेज वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द एलिट्स। एलिट्स उसको रोक के रखते थे। नाउ they heard they heard sacred text out loud, ballads recited, and folk tales narrated. Knowledge was transferred orally. People collectively heard a story or saw a performance. As you will see in chapter 8, they did not read a book individually and silently. माय मॉम यूज्ड टू से, क्या बोलते हैं, जितना भी उनको ये जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे प्लेस हुआ करते थे। ठीक है। जहाँ पे एक गांव में एक छोटा सा स्टेज बनाया जाता था, वहां पे लोग अलग अलग तरह के जो प्लेस होते थे, हाँ, तुम्हारा ये जो कथकली हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर भगवानों के अलग अलग तुम्हारे पुराण, अलग अलग टेल्स को वो लोग नरेट किया करते थे। ठीक है। जिसके अंदर वो एक्ट करके दिखाते थे, ताकि लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, इवन दो वो पढ़े लिखे नहीं है, मगर भगवानों की कहानियां वो लोग एटलीस्ट देख के सुन के वो लोग समझ सकते हैं। नाउ बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient number. Now books could reach out to a wider section of people. If earlier there was a hearing public, now there was a reading public. Hearing public से reading public में तुम्हारा conversion होने लगा। But the transition was not simple. Books could be read only by the literates. ठीक है। literates ही इसको पढ़ सकते थे। Rate of literacy in most European countries were low till the 20th century. How then could publishers persuade the common people to welcome printed books? To do this, they had to keep in mind the wider reach of printed books. Even though they did not read, could certainly enjoy listening to the books being read out loud. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. These were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns. तो basically लिखने के बाद एक बच्चे को अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि तुम कॉमिक पढ़ना चाहोगे कि या फिर एक नॉवेल पढ़ना चाहोगे, हाँ, हमारा दिमाग इंस्टिंक्टिवली भी क्यों एक कॉमिक को देखता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन होता है, उसके अंदर जो कलर्स और विजुअल्स, पिक्चर्स, तुम्हारा डायनामिक मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो ज्यादा बेटर होता है। तो
पब्लिशर्स रियलाइज कि अगर इस एक इलिटरेट ऑडियंस को बुक बेचना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पिक्चर्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? पिक्चर्स भरने लगे, इलिस्ट्रेटिव, एक कॉमिक बोल सकते हो तुम, एक इलिस्ट्रेटिव पूरा का पूरा एक बुक पिक्चर्स से भरा हुआ था। ठीक है, जब भी तुम्हारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स होते हैं, इनमें इतना सारा पिक्चर्स क्यों होता है? व्हाई आर देयर सो मेनी पिक्चर्स? ताकि बोरिंग ना लगे। ठीक है, हाँ, वरना बहुत ज्यादा तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है बोरिंग लगने लगेगा। Now, oral culture thus entered print, and printed materials were orally transmitted. The line that separated the oral and the reading culture became blurred. So basically, अगर एक बंदा किताब खरीद भी लेता और उसको उस किताब को पढ़ना नहीं आता था, तो वो क्या कर सकता था? He could actually ask someone who knows how to read. उसको वो हायर कर सकता था, हायर करके वो उस पूरे के पूरे बिग बुक को ओरली रिसाइट करवाता। ठीक है, द रिच पेजेंट्स, जो रिच लोग हुआ करते थे, हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसे ही किताबों को पढ़वाते थे, सो दैट दे कुड हियर व्हाट वाज हैपनिंग इन दोस बुक्स। नाउ अगला, रिलीजियस डिबेट। सो बेसिकली यहां पे सबसे पहली चीज, तुम्हारा एक क्वेश्चन लिख लो कि हाउ डिड हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन influence the people's lives? How was printing books going to influence the literate and the illiterate? लिटरेट और इलिटरेट को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला था? ठीक है, अगला, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। क्यों क्यों तुम्हारे रिलीजियस लीडर्स को प्रिंट से इतना डर लगता था? Print created the possibility of a wide circulation of ideas. एक सेकंड रुको, पहले मैं पढ़ने के बाद बताता हूँ। Print created the possibility of a wide circulation of ideas, introducing a new world of debate and discussions. Even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas. Through the printed messages, they could persuade people to think differently and move them to action. पहले क्या होता था? जो भगवान का जो मैसेज है वो किसके कंट्रोल में था? इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिलीजियस पीपल। ठीक है, मगर जब तुम्हारा प्रिंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। वाई दैट, वाई जो वर्ड है, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ, वाई इज दिस हैपनिंग? वाई ऐसे ही करना है हम लोगों को? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, सो क्वेश्चन उठने लगे रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर। एग्जैक्टली exactly, जो रिलीजियस एस्पेक्ट हुआ होता था उसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन निकल के लगने लगा, क्या ये सही में भगवान ने ऐसा ही बोला था? भगवान ने ऐसा क्यों बोला? ठीक है, हाँ, जो रिलीजियस लीडर्स थे जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो भगवान का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन आने लगे। Not everyone welcomed the printed books. Those who did also had a fear of it. Many were apprehensive of the effects that the easier to the printed world and the wider circulation of books could have on the minds of the people. हाँ, अगर जैसे जितना ज्यादा एक बंदा सीखेगा, स्टडी करेगा, उतना ज्यादा वो क्वेश्चन करने लगेगा। क्वेश्चन करने के बाद उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए जाएगा। सॉल्यूशंस ढूंढते ढूंढते he may even try to change the world as well. ठीक है, it was feared that there was no control over what was printed and read, to then rebellious and irreligious thoughts might spread. ठीक है, जो थॉट्स और रिलीजियस आइडियाज है, जो रिलीजन के अगेंस्ट जाते हैं, वो भी तुम्हारे स्प्रेड हो सकते हैं। जिसके कारण क्या हो सकता है, जो तुम्हारे जो लोग हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है
वो तुम्हारा धीरे 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 कम हो सकता है. It, if that happened, the authorities of valuable literature would be destroyed. Now, expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists, this anxiety was based on a widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. So, सबसे पहला एक क्वेश्चन, why were the afraid of the print रेवोल्यूशन? क्यों ये इतना डरे हुए थे स्प्रिंट रेवोल्यूशन के थ्रू? बिकॉज जितना ज्यादा इंसान सीखेगा उतना ज्यादा उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ने के कारण क्वेश्चन करने की एबिलिटी बढ़ेगी, और ये जो क्वेश्चन करेगा, अगर उसने क्वेश्चन कर दिया कि भगवान तो सभी के लिए एक समान है, तो तुम्हारा इस भगवान के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल क्यों है? ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन करने लगा तो पूरा का पूरा जो रिलीजियस, हाँ, एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट हो जाएगा. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. लेट अस कंसिडर द implications of this in one sphere of life in early modern Europe, namely religion. Now, early modern Europe में religion कौन सा होता था? Christianity. ठीक है, क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी. In 1517, the religious reforms, Martin Luther wrote 95 things criticizing many religious and practices and rituals of the Roman Catholic Church. A printed copy of this was posted on the church door in Wittenberg. It challenged the church to debate his ideas. Luther's writings were immediately reproduced in vast number and read widely. Luther ने क्या किया? Martin Luther basically he challenged the practices that were being conducted by the religious authorities. ठीक है, और इस प्रैक्टिस को उसने बोला कि क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए. ठीक है, और अगर आप मेरे को गलत प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे साथ डिबेट करिए. हम लोग इस मैटर को ओपनली डिबेट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और जो मार्टिन लूथर, ही वाज सी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा था या खराब, वो तुम्हारे ऊपर है. उसने सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट शो किया, क्वेश्चन करने की जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है उसको शो किया बस. लाइक एनी पर्सन, एग्जैक्टली, है ना? तुम लोग क्वेश्चन करते हो क्यों पढ़ना है, ये क्या करना है, किस लिए पढ़ना है, और मैं यही बताता हूं. ये सारी की सारी चीजें जो है, हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीजें, इट्स नॉट जस्ट अ फैक्ट. तुम लोगों को ये सिखाया जा रहा है बिकॉज इन्हीं चीज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. हिस्ट्री तुम्हारी रिपीट होती रहती है. अभी भी सेंसरशिप चलता है ना? पहले यूरोप में क्या होता था, ये रिलीजियस अथॉरिटी सेंसरशिप किया करते थे. आजकल के इंडिया में, आजकल की दुनिया में सेंसरशिप नहीं होता क्या? ऑफ कोर्स सेंसरशिप होता है. मीडिया को कंट्रोल किया जाता है. एग्जैक्टली होता है, अभी भी होता है. एग्जैक्टली, हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. एग्जैक्टली, तुम्हारा जो हिस्ट्री है वो रिपीट करता जा रहा है. ठीक है, और ये हिस्ट्री तुम्हारा रिपीट करेगा तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि पहली बार हो रहा है. जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम लोगों को पुराने जमाने में जो गलतियां हुई थी वो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों को हिस्ट्री सिखाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ व्हेन पीपल स्टॉप रिमेम्बरिंग, या फिर पीपल जो है, नहीं रे, इट्स अ एक्चुअल कोट. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ व्हेन पीपल फॉरगेट देयर ओन हिस्ट्री. जब वो खुद की हिस्ट्री भूल जाते हैं तो हिस्ट्री रिपीट करती है. दैट इज अ सेइंग. आगे बढ़ते हैं. अभी भी हो रहा है. एग्जैक्टली, ये दुनिया खत्म होने तक होगा. दिस इज नॉट, ये कोई नई चीज नहीं है. इट इज समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस ह्यूमंस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. तब से हो रहा है, या तब अभी भी होगा, बाद में भी होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता. ठीक है. This led to a division within the church and to the beginning of the Protestant reforms. तो एक नया सेक्शन तुम्हारा निकल के आता है कैथोलिसिज्म के बाद, प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है,
प्रोटेस्टेंट्स, द लूथर्स, एग्जैक्टली एक नया चर्च तुम्हारा खुल जाता है जो बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं. दे डिमांड रिफॉर्म्स. ठीक है. नाउ Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, "Printing is the ultimate gift of God and the greatest one." Several scholars, in fact, those that print, brought a new intellectual atmosphere and helped spread a new idea that led to the Reformation. तो तुम्हारा जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स होता है, यू हैव द कैथोलिक्स, यू हैव द प्रोटेस्टेंट्स. ये जो प्रोटेस्टेंट्स है ये लूथर को फॉलो करने वाले लोग हैं. ठीक है. लूथरियन आइडियाज को जो फॉलो करते हैं, जो लूथर डिमांड्स जो रखता था. न्यू टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट मतलब एक नया अध्याय, तुम्हारे बाइबल का एक नया अध्याय उन्होंने प्रिंट करके उसको फॉलो करना शुरू किया. एक नया रिलीजन ही तुम्हारा डेवलप हो गया. अ न्यू रिलीजन, एक तरह से तुम बोल सकते हो एक सब डिविजन ऑफ क्रिश्चियनिटी तुम्हारी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ दीज बुक्स. प्रिंट कल्चर के कारण एक नया तुम्हारा रिलीजन तुम्हारा बाहर निकल के आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. प्रिंट एंड डिसेंट. ठीक है. डिसेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट? डिसेंट का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से विद्रोह. ठीक है. बेसिकली अगर तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं अत्याचार हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? यू कैन रेबल. इट इज नोन एज द डिसेंट. नाउ print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretations of faith, even among little educated working people. लोगों ने अपने रिलीजन को अपनी तरह से इंटरप्रेट करना शुरू किया, एंड दैट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट वी हैव इन इंडिया. इन इंडिया अलग अलग रिलीजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, ये सभी के सभी लोग क्या कर सकते हैं? पारसी हो और बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम नहीं गिनना चाहूंगा, जो तुम्हारे अपने रिलीजन को अपनी तरह से फॉलो करने का फ्रीडम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा हुआ है. ठीक है. और यही चीज यहाँ पे हो रही थी. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, freedom of religious interpretation. In the 16th century, Minocchio Miller in Italy began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church जो था उस समय, it was the deciding power of the Christian faith. It did not like people basically interpreting the holy Bible in their own words. ठीक है. जिसके कारण तुम्हारा रोमन जो कैथोलिक चर्च था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा. When the Roman Church began its inquisition, inquisition क्या होता है? Former Roman Catholic court for identifying and punishing the heretic. Heretic कौन होता है? Heretic is a person, so heretical beliefs which do not follow the accepted teachings of the church. अगर तुम ऐसे कोई प्रैक्टिस कर रहे हो जो चर्च के खिलाफ है, तब तुम्हें हेरेटिक करके ब्रांड कर दिया जाएगा. In medieval times, heresy was seen as a threat to the right of church to decide on what should be believed and what should not. Heretical beliefs were severely punished. बहुत तेजी से खतरनाक तरीके से उन्हें पनिश किया जाता था. कभी कभी मौत की सजा सुनाई दी जाती थी हेरेटिक्स को. नाउ सटायर. Yes, Minocchio was hauled up twice and ultimately executed. The Roman Church, troubled by such effects of popular reading and questioning of faith, imposed severe control over publication and booksellers and began to maintain an index of prohibited books in 1958. Prohibited 1558, sorry. 1558 में उन्होंने क्या किया? एक लिस्ट निकाला इन बुक्स का जो कॉमन व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, नहीं खरीद सकता, जो पब्लिशर पब्लिश नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. ठीक है. और दिस वाज एक तरह से तुम बोल सकते हो मीडिया बैन. ठीक है. मीडिया बैन हो जाती है. ठीक है. अभी भी होता है सेंसरशिप हो गया. जैसे तुम्हारा जो अभी लेटेस्ट मूवी निकल के आई सतलज, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसे. इंडिया में रिलीज होने से ही बैन हो गया वो. द फियर ऑफ द बुक बाद में बात करते हैं. नाउ
Erasmus, a Latin scholar and a Catholic reformer who criticized the excess of Catholicism but kept his distance from Luther, expressed a deep anxiety about printing. He wrote in Adages, to what corners of the world do they not fly, these swarms of new books? It may be that one here and there contributes to something worth knowing, but the very multitude of them is hurtful to scholarship because it creates a glut, and even a good thing, satiety in must be harmful. Fill the world with books, not just uh, thriving things such as writing, perhaps, but stupid, ignorant, slanderous, seditious, ravaging, irreligious, and seditious books, and the number of them is such that even the valuable publications lose their values. ठीक है, सो हमारे दुनिया में ऐसे इतने सारे बुक्स तुम्हारे प्रिंट होते हैं अलग अलग जॉनरा के, ठीक है, समथिंग सम बुक्स कुड बी फिक्शन, फैक्ट, तुम्हारा कल्चर, गोर, हॉरर, ठीक है, कमिंग ऑफ एज, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे अलग अलग बुक्स निकल के आ सकते हैं जहां पे तुम्हारा जो एक तरह से ग्लट बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, पीपल हैव अ ब्लरिंग इफेक्ट बिटवीन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। सो अलग अलग इतने सारे बुक्स आ गए कि लोगों को लगने लगा कि जो वो पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। द 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representation of the time. In this highly interesting woodcut, the coming of print is associated with the end of the world. The interior of the printer's workshop here is a site of dance of death. Skeletal figures control the print. Basically एक तरह से तुम्हारे monsters, see, basically the undead, the skeleton was a sign of death, ठीक है। So basically it was depicted as if तुम्हारे ये जो लोग हैं, यहाँ पे देखो ना, इट्स स्केलेटन, जो भी है तुम्हें दिख रहा है ये देखो, ठीक है। सो दिस वाज अ पेंटिंग बैक देन। तो बेसिकली ये क्या दिखाया जा रहा है, जो लोग बुक्स बेच रहे हैं वो लोग मौत बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग डेथ, ठीक है। एंड आयरनी देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है कि बुक्स तुम्हारे लिए खतरा है, वो भी किसी ने प्रिंट करके ही भेजा है। हाँ, सो प्रिंट, हाँ एग्जैक्टली, बॉयकट चाइना, चाइना वाले लोग ही प्रोड्यूस करके लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग मेनिया through the 17th and the 18th century, literacy rate sorry, literacy rate went up in most parts of Europe. Churches of different denomination set up schools in villages, carrying literacy to peasants and artisans. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%. As literacy and schools spread in European countries, there was a vital reading mania. People wanted books to read, and printers produced books in every increasing number. New forms of new forms of popular literature appeared in print, targeting new audience. Booksellers employed peddlers who roamed around villages carrying little books for sale. There was uh, al- almanacs or ritual calendars along with ballads and folk tales. Almanac क्या है तुम्हारे पास? Almanac, an annual publication, giving astronomical data, information about the movement of the sun, the moon, the timings of the full tide, eclipse, and much else that was an important in everyday life of the people. ठीक है, किस तरह से तुम्हारा बारिश होगा, कहाँ पे वेव्स होंगे, टाइड्स होंगे, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक एल्मेनाक के अंदर स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। But after forms of reading matter, okay, but other forms of reading matter, largely for entertainment, began to reach ordinary readers as well. In England,
penny chapbook was carried by a petty peddler known as a chapman. ठीक है, what is a chapman? ठीक है, a term used to describe pocket-sized books that are sold by traveling peddlers called the chapman. They became popular for time of the 16th century print revolution. जी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आजकल नॉवेल्स खरीदते हैं, जो भी हम जब भी हम लोग रेलवे स्टेशन के थ्रू या फिर एयरपोर्ट के थ्रू जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हर एक रेलवे स्टेशन में, हर एक एयरपोर्ट में एक ऐसी बुक की दुकान होगी ही होगी, जहां पे लोग क्या कर सकते हैं, अपने फेवरेट किताब उस जर्नी में पढ़ने के लिए खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, एक छोटा सा पॉकेट साइज चैप बुक हुआ करता था, जहां पे तुम्हारे जितने भी नॉवेल्स हो गए, फिक्शन हो गए, तुम्हारे पोएम्स हो गए, तुम्हारे बैलेड्स हो गए, ठीक है, प्लेस हो गए, ये सारे की सारी चीजें लिखी जाती थी। सो पीपल व्हेन दे ट्रैवल दे वुड हैव सम एंटरटेनमेंट, कुछ पढ़ के वो लोग, उनको मजा मिल सकता है। नाउ एक पेनी के लिए सोल हुआ सेल किया जाता था, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, penny chapbooks बोला जाता है, so that even the poor could buy them. In France, where the bibliothèque bleue, bibliothèque क्या होता है, the library, ठीक है, bibliothèque is the word, French word for library, which were low priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers. Then there were the romance printed on 4 to 6 pages, and the more substantial histories, which were stories about the past. Books were of various sizes, serving many different purposes and interests. The periodical press developed from early 18th century, combining information about the current affairs with entertainment. Newspapers and journals carried information about the wars and trades, as well as news of the development in other places. Similarly, the ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. जो तुम्हारा बेसिकली जो रोमांटिक नॉवेल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ट्रेड हो गए, ये बेसिक न्यूज़पेपर तुम्हारा डेवलप होने लगा, जिसके अंदर तुम्हारे दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे लोकेलिटी में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें लोगों को समझ में आने लग गई। ठीक है, अनुष्का स्टॉप प्लेइंग। Huh? So, similarly, the idea of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, which were also widely printed and read. Thus, the idea of science, reasoning, and rationality found their way into popular literature. तो ये सारा का सारा जो तुम्हारा इनका आइडियाज है, जितने भी चीजें हैं, ये सारे के सारे पॉपुलर लिटरेचर के अंदर डेवलप होने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों का साइंटिफिक अक्यूमेन, लोगों का जो साइंटिफिक रीजनिंग, ये सब कुछ तुम्हारा डेवलप होने लगा। थिंकिंग थिंकिंग और रीजनिंग करना बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों, क्या, किस लिए, ये सब कुछ सिखाने के बाद ही लोगों की क्यूरियोसिटी तुम्हारी उगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ Tremble, therefore, tyrant of the world. Now, by the mid 18th century, there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment. Many believed, okay, so many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny. Despotism क्या होता है? Hmm? Hmm. सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक एक जो हमारा पावर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो भी पावर है तुम्हारा, अगर सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के पास मौजूद है, उसको हम लोग बोलेंगे डेस्पोटिज्म। ठीक है, many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, and herald a time when the reasoning and intellect would rule. Louis Sebastian Mercier, a novelist in
18th century France declared printing press is the most powerful engine of progress and publication and public opinion is the force that will sweep despotism away. तो क्या बोल रहा है वो? The printing press is the most powerful engine of progress. अगर एक देश को एक दुनिया को प्रोग्रेस की तरफ जाना है तो प्रिंटिंग प्रेस उसका इंजन है और पब्लिक ओपिनियन क्या है? It is the force that will sweep away despotism. In many of Mercer's novels, the heroes are transformed by the act of reading. पढ़ के वो लोग अपने आप को बिल्कुल क्या बोलते हैं एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका. दे डिवोर बुक्स, दे डिवाउर बुक्स, are lost in the world books create and became enlightened in this process, convinced by the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism. Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो लिखकार होते थे तुम्हारे राइटर्स, उनके हाथ में हम लोग बोलते हैं ना द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, है ना? क्यों बोला जाता है? बिकॉज द राइटर, उसके हाथ में जो पेन है जिससे वो लिख रहा है, वो एक इंसान के माइंड को बदल सकता है, माइंड को बदल के उसको एक नया इंसान बनाने की क्षमता रहती है उस पेन के अंदर. ठीक है? सो 4.2, Print culture and the French Revolution. Many historians have argued that print culture created the conditions within which the French Revolution occurred. Can we make such a connection? The three types of arguments have been put forward. First, print popularized the idea of enlightenment thinkers. Collectively, their writings provided a critical commentary on the tradition, superstition, and despotism. They argued for rule of reason rather than custom. अगर तुम्हें कोई रूल बनाना है तो एक साइंटिफिक या फिर एक क्या बोलते हैं एक एनालिटिकल रीजन के बेसिस पर रूल को बनाओ, नॉट जस्ट कि सालों से चल के आ रहा है इसलिए ये रूल ऐसा ही होगा. ठीक है? एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग एंड रैशनैलिटी. They attacked the sacred authority of the church and the despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of the social order on tradition. तो धीरे धीरे क्या होने लगा? लोगों के हाथों से पावर जाने लगी. किन के हाथों से पावर जाने लगी? द मोनार्क, द डेस्पॉट्स, द चर्च, इन सब के हाथ में जो पावर हुआ करती थी वो धीरे 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 इट स्टार्टेड गेटिंग इरोडेड. ठीक है? द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो were read widely. Those who read these books saw the world through a new eyes that were questioning, critical, and rational thinking. Now, second, print created a new culture of dialogue and debate. ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है. ठीक है? How did the print culture influence the Russian Revolution? ठीक है? So हमें पता है रशियन बोल रहा हूं. हाउ डिड द प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें पता है पहले तीन तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड स्टेट, है ना? द सेकंड स्टेट कौन था तुम्हारा? द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट वर द नोबिलिटी एंड द चर्च. ठीक है? सो उन लोगों के हाथों से पावर धीरे 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 जाने लगती है. ठीक है? सेकंड, print created a new culture of dialogue and debate. All values, norms, and institutions were re-evaluated and discussed by a public that had become aware of the power of reasoning and recognized the need to question existing ideas and beliefs. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. किस तरह से रिवोल्ट करना है, किस तरह से अपने आइडियाज को सामने रखना है, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द पीपल, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है हमारे बाहर निकल के आते हैं. थर्ड, by the 1970s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. In this process, it raised questions about the existing social order. Cartoons and caricatures typically suggested that monarchy
remained absorbed only in sensual pleasures while the common people suffered immense hardship. यही होता था ना तुम्हारे पास, जो कॉमन व्यक्ति है. Thus, literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiment against the monarchy. ठीक है, मोनार्की के अगेंस्ट जो गुस्सा हो रहा था, ठीक है, जो गुस्सा उभर के आ रहा था लोगों के अंदर, धीरे 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 स्प्रेड होने लगा ड्यू टू दिस प्रिंट. How do we look at these arguments? There can be no doubt that print helped the spread of ideas, but we must remember that people did not read just one kind of literature. If they read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed by the monarchical and church propaganda. They were not influenced directly by everything that they read and saw. They accepted some ideas and rejected the others. They interpreted things on their own. Print did not directly shape their minds, but it did open up the possibility of thinking differently. अलग तरह से सोचने का जो तुम्हारा एक ये होता है, उन्होंने धीरे 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 इन्फ्लुएंस करना शुरू किया. समझ में आ गया? ओके, सो यहाँ पे The Nobility and the Common People Before the French Revolution, a cartoon of the late 18th century. The cartoon shows how the ordinary people, peasants, artisans, and workers have had a hard time while the nobility enjoyed life and oppressed them. Circulation of cartoons like this one had an impact on the thinking of people before the revolution. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रही थी कि किस तरह से वो लोग आसानी से क्या बोलते हैं जो घूम रहे थे, ठीक है, दे वर एबल टू लिव अ लैविश लाइफ, बट जो नॉर्मल लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर सड़ रहे थे बेसिकली. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड हमारा सेक्शन नंबर 4. सेक्शन 4 तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे. सो अगले वीडियो तक प्लीज बने रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए.